हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज से हम लोग क्लास 11 के क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास से हमारे क्लास 11 के बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। काइंडली आप हर क्लास को देखिए। मैं हर तरह के वीडियोस को यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी रिलेटेड टू क्लास 11 अकाउंटेंसी बुक। ओके, तो हमारा 11 का अकाउंटेंसी बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रिलेटेड टू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें क्या होता है बच्चों, हर सब्जेक्ट का अपना अपना कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, तो हर सब्जेक्ट का अपना कुछ बेसिक लैंग्वेज होता है, बेसिक वर्ड्स होते हैं जिसको अगर आप नहीं जानेंगे तब उस सब्जेक्ट को आप समझ नहीं पाइएगा, उसके थ्योरी पार्ट को समझ नहीं पाइएगा, मैथ्स को बना नहीं पाइएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पहला शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। इसमें जो टर्म्स होंगे उसको हमको पढ़ना है, उसको समझना है, सो दैट कि हम इससे रिलेटेड आगे के जो चैप्टर्स है उसको और अच्छे से स्मूथली बना सके। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो भी चैप्टर दिए हुए हैं इस चैप्टर में, हम लोग आज के क्लास में हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसको हमने यहाँ पर नोटिफाई किया हुआ है। देख लीजिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को समझेंगे, परचेज, डेटर, परचेज रिटर्न, ये सारे आइटम्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। सेल्स है, क्रेडिटर्स, व्हाट इज़ क्रेडिटर्स, सेल्स रिटर्न, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल। ओके, इन दिस क्लास वी विल क्लियर आवर डाउट्स रिगार्डिंग ऑल दिस पॉइंट्स। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ अकाउंटेंसी। व्हाट इज़ अकाउंटेंसी? ये जो वर्ड है ना बच्चों, ये आप बुक के एकदम फर्स्ट पेज में ही आपको मिलेगा, अकाउंटेंसी लिखा हुआ। तो हमको पहले तो समझना है व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, इसका मतलब क्या होता है। इस बुक का नाम अकाउंटेंसी क्यों है ना, दूसरा कुछ क्यों नहीं है, अकाउंटेंसी क्यों है और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या। सो इसका मतलब हुआ इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब होता है ये जो है हमें क्या बताता है, और सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है ऑफ अकाउंटिंग के बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब अकाउंटिंग भी हमारे लिए एक न्यू वर्ड है, तो हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है होता क्या है, ठीक है। तब देखिए अकाउंटिंग क्या होता है, देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and interpreting and communicating the economic transactions in terms of money only, है ना। ये प्रोसेस है, अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस। ये प्रोसेस मतलब हम कोई भी काम करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप एक काम को करते हैं, इन द सेम वे ये अकाउंटिंग जो है ये एक प्रोसेस है। ठीक है, किस चीज़ का प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग, वेट थोड़ा सा हमने यहाँ पर स्पेलिंग्स को सुधारना है। दिस इज जी, ओके, दिस इज जी। Here it will be one more G. Now start. चलिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब आइडेंटिफाई करना, पहचानना। ठीक है, रिकॉर्डिंग, पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद क्लासीफाई किया, फिर उसको समराइज़ किया, फिर इंटरप्रेट किया, एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब तक हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये बाकी सारे प्रोसेस हमारे लिए एकदम ज़ीरो है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस, व्हाट इज़ ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे ट्रांजैक्शंस क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। देख लीजिए, ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसमें होता क्या है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है, एक्सचेंज है ना। जैसे कि आप मम्मी के पास हो, ठीक है, आपने मम्मी से खाना मांगा, ओके, आपकी मम्मी ने आपको खाना प्रोवाइड किया, है ना।
तो ये क्या हुआ, वन साइड एक्सचेंज हुआ। आपने मम्मी से मांगा, आपको मम्मी ने खाना प्रोवाइड किया, तो आपने खाने के बदले मम्मी को कुछ दिया, नहीं दिया, तो दैट इज़ वन साइड एक्सचेंज, मतलब किसी एक चीज़ का एक्सचेंज हुआ, उसके बदले में आपने कोई भी चीज़ नहीं किया। अब इस तरह के भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें कि टू साइड एक्सचेंज होता है ना। जैसे कि क्या हो गया, आपने होटल में गया, एट द सेम टाइम आपने होटल में गया, वहाँ पर आपने फूड मांगा, ठीक है, खाना मांगा, और उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, है ना। तो वो भी एक एक्सचेंज हुआ जहाँ पर आपने पैसे के बदले में खाना लिया, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सचेंज इन विच यू विल एक्सचेंज मनी विथ गुड्स और सर्विसेज। इसमें आपने क्या किया, मनी के एक्सचेंज में या तो फिर गुड्स लिया या तो फिर सर्विस लिया, है ना। जैसे कि आप आप ऑटो वाले को बीच रास्ते में रुकवाया, ठीक है, रुकवा करके बोला मुझे भी ऑटो से जाना है, तो आपने वहाँ पर क्या किया, आप एक जगह से दूसरी जगह पर गए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से आपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आपने मूव किया, उसके बदले में क्या दिया, मनी दिया, ठीक है। ये जो मनी दिया, ये आपने सर्विस लिया, सर्विस के बदले में आपने मनी दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पर कि मनी के एक्सचेंज में गुड्स या सर्विसेज को लिया जाए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स दो प्रकार के होते हैं, एक विदाउट मनी होता है और एक मनी से होता है ना। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स इन अगेंस्ट ऑफ मनी हो गया, दैट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। वो क्या कहलाएगा, आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहलाएगा। देख लीजिए, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, है ना। तो वो सारे इकोनॉमिक जो टर्म्स है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अब और अच्छे से समझ पाइएगा, फिर से हम पढ़ते हैं। ओके, देखिए, इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई किसको किया जाता है, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि इकोनॉमिक नेचर का है, मतलब मॉनेटरी नेचर का है। अब बहुत सारा बिजनेस है, बिजनेस में एक दिन हर डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है इकोनॉमिक, एक हो सकता है नॉन इकोनॉमिक। जैसे कि आपके बिजनेस के, आप दुकान खोले हुए हैं, आपके दुकान के सामने में कोई बेगर आया, तो आपने उसे भीख दे दिया, पैसा दिया ना, तो वो क्या होगा, वो आपका पैसा जो दिया वो एक तरह का ट्रांजेक्शन हुआ। कोई आपके पास आया, आपसे सामान खरीद के ले गया, वो एक दूसरे तरह का ट्रांजेक्शन होगा। तो उसी तरह से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि कौन सा मनी नेचर का है, कौन सा मनी नेचर का नहीं है। अब आइडेंटिफाई तो हो गया, ठीक है, सारा ट्रांजेक्शन, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, तुरंत जहाँ ट्रांजेक्शन होता है ना बच्चे, उसी समय उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन्स को, क्योंकि हो सकता है एट द एंड हम उसमें से बहुत सारे ट्रांजेक्शन को भूल जाए अगर हम एक साथ रिकॉर्ड करने गए तो जहाँ मेरा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आया उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। आफ्टर देन उसको क्लासीफाई किए, कौन सा ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है, तो वो ग्रुप को हम लोग एक जगह पर लाते हैं, ठीक है, क्लासीफाई करना, ठीक है। उसके बाद उसको समराइज़ करना, उसके बारे में उसको समराइज़ करना, उससे वो किस नेचर का है, ठीक है। ये सारे जो प्रोसेस है ना, ये थोड़े से टफ प्रोसेस है। जब तक कि आप इस प्रोसेस को जाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस चैप्टर में नहीं जाएंगे, ये सारे चैप्टर्स रिगार्डिंग ये प्रोसेस है, ठीक है। उस चैप्टर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम डाटाज को कैसे समराइज़ करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। उसके जैसे कि आपका क्लासीफाई में आ जाता है, जैसे कि परचेस आपने परचेस किया, परचेस का जो भी आइटम्स होगा वो एक जगह रखेंगे। सेल्स, आपने क्या क्या सेल्स किया, सेल्स का आइटम को एक जगह रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से उसको सारे परचेस को समराइज़ करना। सारे परचेस भी बहुत तरह के परचेस हो सकते हैं, सेल्स भी बहुत तरह के सेल्स हो सकते हैं, तो उसको समराइज़ करना, उसके बाद इंटरप्रेटिंग करना, उससे एनालिसिस करना, ठीक है।
उसका एनालाइज करना एंड देन कम्युनिकेटिंग, उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना मार्केट में कि हमारे पास इतना, जैसे ये कम्युनिकेटिंग बेसिकली होता है, हम लोग टैक्स हमको पेड करना पड़ता है ना, हर ट्रांजैक्शन में कितना बेनिफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको कम्युनिकेट करके हमको उसके ऊपर टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इन दैट टाइम वी यूज़ दिस कम्युनिकेटिंग सिस्टम प्रोसेस। ओके, तो कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग ये सारा काम को करते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। बिफोर दैट इसको थोड़ा हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए, इसके बाद आ गया हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, हमारा जो अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है, ऐसे बोला जाता है ये बहुत न्यूली सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ था उस समय हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट का डेवलपमेंट नहीं शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि उस समय मनी का इन्वेंशन हुआ नहीं था। बेसिकली लोग सिस्टम कौन सा यूज़ करते थे? बैटर सिस्टम यूज़ करते थे, जिसमें कि सामान के बदले में सामान का एक्सचेंज होता था, लोग अपना नीड को फुलफ़िल करते थे। जैसे हमारे पास, किसी के पास दाल है, हमारे पास चावल है, तो हमने एक बोरा चावल दे दिया और उससे एक बोरा दाल ले लिया। इन द सेम वे हम लोग करते थे। लेकिन इसमें क्या होता था, वैल्यू को मेज़र नहीं किया जाता था। बैटर सिस्टम में होता क्या था, वैल्यू को मेज़र नहीं कर पाते थे कि अब देख सोच लीजिए, एक बोरा चावल और एक बोरा गोल्ड, दोनों का वैल्यू सेम है क्या? पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। तो उस समय बैटर सिस्टम में हम लोग बहुत ज़्यादा लूज़र हुआ करता था, क्योंकि वैल्यू, सामान का वैल्यू अलग अलग, सामान का वैल्यू अलग अलग होता है, तो वैल्यू को मेज़र नहीं होता था। वो अपने एक इक्वल क्वांटिटी में वो लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, या फिर कोई अलग सिस्टम में वो लोग करते थे। आफ्टरवर्ड्स हमारा मनी का इन्वेंशन हुआ, तो जहाँ जिस समय से मनी का इन्वेंशन हुआ उस समय से हमारे अकाउंटिंग सिस्टम का भी इन्वेंशन हो गया। तो लेट्स सी, अब हुआ कब से ये? तो द अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेट्स टू एंशियंट मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, आप लोग, ये एक हमारी सभ्यता है मेसोपोटामिया। इस सभ्यता के अंतर्गत जब हमारे ह्यूमन बींग्स इस सभ्यता में मूव कर रहे थे, उस समय हमारा अकाउंटिंग सिस्टम का बर्थ हुआ। ठीक है, इन इंडिया चाणक्य रोट एंड मैनस्क्रिप्ट सिमिलर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बुक। इंडिया में ये हमारा शुरुआत किसने किया था? चाणक्य ने किया था। ठीक है, चाणक्य ने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बुक को लिखा था। ठीक है, इसके बाद देखिए, द इटालियन ल्यूके पेसिलियो रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ल्यूका पेसियोली जो है, उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, जो कि कहाँ से रिलेटेड है? जो कि जिसका नेशनलिटी है इटालियन से। ओके, एंड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक है, अब एंड was the first person to publish a work on double entry bookkeeping, जिन्होंने पहला, वर्ल्ड में पहला आपका डबल एंट्री और बुक कीपिंग सिस्टम के ऊपर काम किया, और साथ ही साथ उन्होंने बुक भी लिखा। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जा रहा है यहाँ पर, बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन? देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब तो आपने समझ गया क्या होता है ट्रांजैक्शन, जिसमें कि हम लोग एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी जो होगा अगर हो रहा है, तब उस समय आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ही हम कह सकते हैं अ टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब वो सारे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं जो कि रिगार्डिंग बिजनेस होता है। बिजनेस जब हम शुरू कर रहे होते हैं उस समय हमारा उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखिए, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया है। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विच ऑकर्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी
विथ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सी एग्जाम्पल क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदा, परचेज किया, ठीक है। खरीदा किस लिए, हम गुड्स को क्यों खरीदे, बताइए क्यों खरीदते हम गुड्स को बिजनेस में, क्योंकि उसको सेल कर सके, है ना। आपने दुकान खोला, वहाँ पर सामान खरीदा, तो दैट इज परचेज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल गुड्स फॉर 7,000। आपने 5,000 का सामान कितना में बेचा, 7,000 में बेचा, तो बीच में क्या आया, प्रॉफिट आया, है ना। सो दिस इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब मूव टू द परचेज। परचेज क्या होता है, देखिए परचेज का एक अलग खासियत है ना। परचेज वर्ड हम हर किसी चीज़ को भी परचेज करेंगे तो उसको हम परचेज नहीं बोलेंगे, किसी भी चीज़ को हम परचेज करेंगे तब परचेज नहीं बोलेंगे। हम किसको बेसिकली हम किस परचेज को परचेज का नाम से जानेंगे वो पहले देखते हैं। देखिए, द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली, सिर्फ फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, परचेज हम उसी गुड्स को बोलेंगे, परचेज के नाम से जानेंगे जो कि बिजनेस प्रॉफिट गेन करने के लिए खरीदता है और उसको मार्केट में सेल भी करता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक दुकान है, क्या है, हमारे पास एक दुकान है। अब आप बताइए आप कौन सा दुकान को प्रेफर करेंगे। चलिए, हम लोग स्टूडेंट्स हैं तब हम लोग एक बुक के दुकान को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बुक का दुकान है ना। हमारे पास सिंपल सा, मुझे पिक्चर में मैं बहुत ये हूँ, उतना अच्छा मेरा पिक्चर बनता नहीं एक्चुअली। चलिए देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बुक का, हमने एक अच्छा सा बुक का दुकान खोल दिया है, ठीक है, अच्छा सा बुक का दुकान खोला। तो इस दुकान में हम क्या सेल करेंगे, इस दुकान में हम लोग सेल करेंगे बुक्स, है ना। अब बुक्स का दुकान खोलने से पहले हमें दुकान में फर्नीचर, सेल्फ बनाना पड़ेगा, फर्नीचर बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। क्या वो फर्नीचर टेबल गुड्स में आएगा, कभी नहीं। क्यों, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो सारे जो फर्नीचर्स हम परचेस किए हैं अपने दुकान के लिए, वो हमारा सेल के लिए पर्पस से नहीं खरीदे हैं, बल्कि बिजनेस में हेल्प के परचेस से पर्पस से खरीदे हैं। मतलब कि जो बिजनेस है उसमें ये क्या करेंगे, फर्नीचर्स हमको थ्रू आउट द बिजनेस, मतलब पूरे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस ये फर्नीचर हमको हेल्प करेंगे, किसमें, हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकर होने में। मतलब बुक्स को जब हम सेल करेंगे तब उसके ऊपर वो सारे बुक्स को रखा जाएगा, सेल्फ में रखा जाएगा, उसको हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है, बुक्स को सेल करने के लिए। तब इन दैट टाइम फर्नीचर जब हम परचेस करते हैं तो हम फर्नीचर परचेस करने को हम लोग परचेस के नाम से नहीं जानेंगे, बल्कि उसके बाद जो आइटम्स को हम लोग सेल करने के लिए परचेस कर रहे हैं, दैट विल बी हेडेड एज और नेम्ड एज परचेस। जैसे कि बुक, इसको हम फिर से परचेस तो कर लिए, किस लिए, सेल के लिए, सेल के लिए परचेस किए, तो दैट विल बी कॉल्ड परचेस। और हम ये भी बोल सकते हैं उसको हम लोग परचेस के नाम से जानेंगे, उसको हम लोग गुड्स के नाम से नहीं जानेंगे, बल्कि उसको हम लोग परचेस के नाम से जानेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम लोग डेफिनेशन को पढ़ेंगे सो दैट, अरे कुछ ज़्यादा ही हो गया। सेल एंड गेन प्रॉफिट, ठीक है, देख लीजिए। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स यहाँ पर क्या हो गया, वो सारा सामान जो कि हम लोग सेल करने के लिए खरीद रहे हैं, है ना, जो हमको प्रॉफिट दिलाएगा। इन विच द बिजनेस डील्स, जो उसमें कि हमारा बिजनेस क्या करेगा, डील करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो द गुड्स आर परचेज्ड फॉर सेल एंड गेन प्रॉफिट। सेल भी होगा और साथ ही साथ गेन प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, गेन प्रॉफिट। देन आफ्टर वी विल सी व्हाट इज डेटर। परचेज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज डेटर। डेटर क्या होता है, डेटर्स क्या होते हैं, देख लीजिए। बहुत आसान सा शब्द है,
इट रेफर्स टू द पर्सन और फर्म, ये किसको बताता है? डेटर मतलब क्या हुआ, या तो फिर वो पर्सन को इंडिकेट करेगा या तो फिर वो फर्म को इंडिकेट करेगा। टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिसको कि हम गुड्स को हम बेचते हैं, मतलब हमने गुड्स बुक्स को खरीद के लाया, अब उसको हम क्या करेंगे, किसको बेचेंगे? बुक्स को, स्टूडेंट्स को बेचेंगे, है ना। तो जिसको कि हम लोग बेचते हैं, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है, सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी में। आपके पास कोई, आप अपने बुक का दुकान खोला, आपका फ्रेंड आया, ओ भैया, ओ भाई बंधु, हम मुझे तो एक बुक बहुत अर्जेंटली चाहिए, कंपटीशन में बैठना है, तो एक काम कर यार, हमको ये बुक दे दे, आप अभी मेरे पास पैसा नहीं है, नेक्स्ट मंथ में आप पैसा ले लेना, ठीक है। तब वो जो आपका दोस्त है वो आपसे बुक तो ले गया, लेकिन क्या पैसा दिया? पैसा आपको नहीं दिया। तब इन दैट टाइम आप क्या कीजिएगा, उस ट्रांजैक्शन को लिखिएगा, लेकिन उसमें पैसा तो आएगा, लेकिन अभी वो आप पैसा आपके हाथ में नहीं आया, तब वो हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब उधारी का ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उधार में अगर आपका दोस्त आपसे सामान ले गया एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और आपने उससे पेमेंट नहीं लिया, तब वो इंसान आपके लिए क्या बन जाएगा? डेटर। वहाँ पर नाम यूज़ नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि उस तरह का ट्रांजैक्शंस बहुत सारे लोग होंगे जो क्रेडिट में आपसे सामान लेकर गए होंगे, तो वो सारे लोगों को हम क्या, किस नाम से जानेंगे? डेटर के नाम से जानेंगे। एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, इसको देख लीजिए। इट रेफर्स, डेटर्स रेफर्स टू द पर्सन और फर्म, उस पर्सन और फर्म को बोलेंगे टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिसको गुड्स हैव बीन सोल्ड, और सर्विसेज रेंडर, या तो फिर हम लोग उसको गुड्स बेचते हैं या तो फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑन क्रेडिट, उधारी में, एंड द पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, और जब तक वो ट्रांजेक्शन हुआ है उस समय हम लोग उसका पेमेंट को रिसीव नहीं किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल में, गुड्स फॉर ₹5,000 हैव बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, मोहन को 5,000 रुपये का सामान उधारी में बेचा गया। हेयर मोहन विल बी द डेटर, डेटर हम यहाँ पर किसको बोलेंगे? मोहन को बोलेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द डेटर्स। यहाँ तक आपको हो गया, डेटर के बारे में आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये भी आपका परचेज से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये देखिए परचेज रिटर्न। व्हाट इज परचेज रिटर्न? बहुत सिंपल है बच्चों। परचेज और रिटर्न दो वर्ड से बना हुआ है। परचेज मतलब हमने जो परचेज किया, और रिटर्न मतलब उसको रिटर्न कर दिया, हो गया परचेज रिटर्न। अंडरस्टैंड? परचेज मतलब आपने जो भी सामान परचेज किया था सेल करने के लिए, और अगर उसमें खराबी आ गया, सोच लीजिए आपने 100 बुक लिया, खरीद के लाया था बेचने के लिए, ठीक है। तो 100 बुक में से 10 बुक में क्या हो गया कि या तो फिर पेपर्स मिस प्रिंटिंग है या फिर कहीं पर डैमेज बुक्स है, ठीक है। तो उसको आपने फिर से रिटर्न कर दिया वो 10 बुक को, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। ओके, सी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स ऑफ दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। हो गया? मतलब कि परचेज रिटर्न का मतलब हुआ जब भी आपने गुड्स को परचेज किया और वो अगर उसका ड्यू टू सम डैमेजेस उस बुक में या फिर सामान में आपका डैमेज निकला जिसके कारण आपने फिर से उसको सप्लायर को रिटर्न कर दिया, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न। सच रिटर्न्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। इस रिटर्न को नेक्स्ट वर्ड से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। मतलब ये हमारा बिजनेस है बच्चों, ये आपका बिजनेस है, बिजनेस से सामान आपका बाहर गया है ना, तो हो गया रिटर्न आउटवर्ड। मतलब आपने जो सामान लाया था उसको आपने फिर से रिटर्न बाहर कर दिया, ठीक है, सप्लायर को भेज दिया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग फिर से न्यू आइटम्स पर मूव करते हैं। ये आपका एक नया आइटम है सेल। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है सेल। आप लोग सेल और परचेज ये दो लैंग्वेज ऐसे हैं, दो हेड ऐसे हैं जो कि यूजुअल कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होता ही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा अकाउंटिंग टर्म में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसी डिफरेंस को सिर्फ जानना है कि वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सेल देख लीजिए थोड़ा सा, हम लोग सेल को भी जान लेते हैं, व्हाट इज सेल्स। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हम लोगों ने सेल्स के बारे में। सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। सेल का मतलब हुआ जैसे कि आप परचेस करके सामान लाए हैं, ठीक है, परचेस करके
परचेस करके किसी सामान को लाए हैं। अब इस सामान को आपने क्या किया, बेच दिया, किसी दूसरे को आपने बेच दिया, ठीक है। तब इसका ऑनर अब दूसरा पर्सन हो गया, आपने बी को बेचा इस सामान को। अब जब बेचने के बाद वो सामान किसका बन गया, बी का बन गया। अब तो उस पर आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने उसको बी को इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के अगेंस्ट में आपने बी को दे दिया है। इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में आपने बी को उस सामान को दे दिया है। तब ऑनरशिप अब किसका हो गया, ऑनरशिप अब बी का हो गया, बी उसका ऑनर कहलाएगा। तब यहीं पर इसी पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है, सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स। आपने जो गुड्स को लाया हुआ है उसका ऑनरशिप को आपने ट्रांसफ़र कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, कस्टमर को ऑनरशिप आपने ट्रांसफ़र किया फॉर अ प्राइस, इन अगेंस्ट ऑफ प्राइस भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। इन अगेंस्ट ऑफ प्राइस यू हैव transfer the ownership of goods to the customer. Okay, sell is used only for sales of goods which are purchased for resale purpose. सेल जो वर्ड है ना, जस्ट लाइक परचेज, परचेज को हम लोग सिर्फ उसी वर्ड के लिए यूज़ कर सकते थे जिसको कि हम सेल करेंगे, और सेल भी हमारा उसी, सेल जो है ये वर्ड हम उसी गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसको कि हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस से बेचेंगे। जैसे कि बुक्स, बुक्स को आपने क्या किया, बेच दिया, किस लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए, क्योंकि आपका बुक का दुकान है और आपको बुक ही बेचना है, बुक की दुकान में बुक ही बेचेंगे। तब इस बुक को जब आप बेचेंगे देन इट इज़ कॉल्ड सेल। ओके, अब सोच लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ, आपका फर्नीचर 10 साल बाद दुकान का जो फर्नीचर वो धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, अब आपको नया फर्नीचर लेना है, तब आप इस फर्नीचर को भी बेचिएगा, ये भी एक तरह का सेल हुआ है ना। फर्नीचर को भी आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग सेल के नाम से नहीं जानेंगे। क्यों, क्योंकि इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना, इसका जो है ये आपका मेन गुड्स नहीं है जिसको कि आप बेच करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। तब इस समय क्या कहा जाएगा, इसको सेल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट नाम से बुलाया जाएगा, फर्नीचर के नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप सेल वर्ड को सिर्फ उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं जब आप गुड्स मतलब सामान जो परचेस किए हैं उसको आप सेल कर रहे हैं आउट ऑफ गेनिंग प्रॉफिट, जो आपका बिजनेस का मेन प्रोडक्ट है, सेल करने का मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर से एक बार रिव्यू करते हैं इसको। देखिए, सेल मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस, प्राइस के अगेंस्ट में हम लोग ऑनरशिप को ट्रांसफ़र किए। सेल इज़ यूज्ड ओनली फॉर सेल ऑफ दोज गुड्स, ये दोज गुड्स वो सारे गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस, जिसको कि आपने ख़रीदा ही है, जस्ट हमने ख़रीदा, आज ख़रीदा, कल हमने उसको बेच दिया फॉर गेनिंग प्रॉफिट। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू, ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी हम लोग खरीदते हैं, एंड प्रॉफिट, साथ ही साथ उससे हम लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं जो हमारा इनकम के नाम से जाना जाता है। द टर्म सेल इज़ नेवर यूज्ड फॉर सेल ऑफ एसेट, एसेट मतलब वो सारा सामान जो कि हमको बिजनेस को मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है, उस टर्म्स में वो सामान को अगर हम बेच रहे हैं तो उसके लिए हम सेल को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए, आई होप सेल भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। लेट्स मूव टू द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ क्रेडिटर? क्रेडिटर्स होते क्या? एक्चुअली डेटर्स जैसे होते हैं ना बच्चों, उसी तरह से क्रेडिटर्स को भी कहा जाता है। ये भी किसी ह्यूमन बींग्स होते हैं जिसका कि नाम या तो ह्यूमन बींग भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, फिर फर्म भी हो सकता है। तो उसको नाम हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम में रख करके उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तब किसको बोलेंगे क्रेडिटर? देख लीजिए, द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फार्म्स फ्रॉम whom goods have been purchased on credit and payment has not been made to them। आपने सामान खरीदा, ठीक है, आपने सामान खरीदा और खरीदने के बाद क्या हुआ, आप उस सामान को, उस सामान से रिलेटेड जो पैसा है, उसका जो कॉस्ट है, उसको आपने, कॉस्ट को आपने क्या किया, पेड नहीं किया। आपने सामान को तो खरीदा, ठीक है, सामान को खरीद करके उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है उसको पेमेंट आपने नहीं किया। एट दैट टाइम जब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो
तब वो जो पर्सन है जिसको आपने पेमेंट नहीं किया वो कहलाएगा आपका क्रेडिटर। ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला था, हमारे पास एक दुकान है, किसका, बुक का दुकान है ना, बुक का दुकान है। ये बुक आप परचेस करेंगे, कहीं से भी परचेस करेंगे, है ना। इस बुक को आप परचेस किए, तब इस बुक को आप जब परचेस किए उस समय आप पैसा, मनी जो है उसको आप नहीं दिए, ऑन क्रेडिट। हाँ, 100 बुक्स हमने आपसे लिया, अभी आपको पैसा नहीं देंगे, हम जब इस बुक को सेल कर देंगे, है ना, सेल करते समय जब पैसा आएगा तब आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तब इन दैट केस वो जो पर्सन जिसने आपने बुक्स, ये 100 बुक्स को लिया है और साथ में मनी आपने उसको दिया नहीं है, तब वो पर्सन आपके लिए बन जाएगा क्रेडिटर। वो पर्सन आपके लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। ओके, फिर से एक बार रिव्यू करते, इसको देख लेते हैं, टर्म को अभी और अच्छे से समझ में आ जाता है एक बार रिव्यू करने से। द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फार्म फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेस्ड, आपने गुड्स खरीदा ऑन क्रेडिट, किसमें, क्रेडिट में, एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम, साथ ही साथ आपने उसको पेमेंट नहीं दिया। ओके। अब देखिए, गुड्स ऑफ ₹5,000 हैज़ बीन परचेस्ड फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, आपने गोविंद बोल करके है डीलर, जिससे आपने क्या किया, 5,000 रुपये का बॉक्स खरीदा, लेकिन आपने उसको पेमेंट नहीं किया। तब ये जो गोविंद हो जाएगा ना, हियर गोविंद विल बी द क्रेडिटर फॉर यू। यहाँ पर गोविंद आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है। तो आपका क्रेडिटर भी ख़त्म हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं, दैट इज़ ये सेकंड लास्ट और लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी विल क्लोज आवर क्लास। सो देखिए यहाँ पर सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है, सेल्स रिटर्न। एकदम सिंपल, हम लोगों ने परचेज रिटर्न किया था ना, ये हमारा सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न मतलब सेल मतलब आपने जो बेचा था कस्टमर को सामान, वो कस्टमर जब वो सामान घर पर ले गया तब देखा अरे इसमें तो डिफेक्ट है, तो उसने क्या किया, आपको रिटर्न कर दिया, आपको बिजनेस को रिटर्न कर दिया। देखिए भैया दूसरा दिन आया, आपका सामान में भाई डिफेक्ट है, ये सामान को हम नहीं लेंगे, आप हमको दूसरा सामान दीजिए। तो वो जो रिटर्न कर दिया ना, दैट इज़ कॉल्ड सेल। सेल आपका रिटर्न हो गया। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सेल रिटर्न, है ना। अब देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए थोड़ा सा, सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, कुछ कस्टमर जो होंगे वो रिटर्न करते हैं बुक्स को, ठीक है, जो कि उनको सेल कर दिया जाता है। दिस आर टर्म्ड एज सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। यहाँ पर देखिए इनवर्ड, इसको सेल रिटर्न भी कहेंगे, और साथ ही साथ हम लोग अगर कहीं पर सेल इनवर्ड लिखा हुआ है तब आपको समझ जाना है मतलब कि ये कस्टमर ने आपको रिटर्न किया है। इनवर्ड यहाँ देख लीजिए, ये बिजनेस आपका है ना, आपने सामान को सेल किया, ठीक है, और वही सामान आपका रिटर्न हो गया बिजनेस के अंदर में, बिजनेस में वो फिर से लौट के आया, मतलब रिटर्न इनवर्ड। और जब ये बिजनेस से बाहर चला जाता है, बिजनेस का सामान अगर आपने किसी दूसरे को मतलब सप्लायर को रिटर्न कर दिया, तब ये आ जाएगा रिटर्न आउटवर्ड, है ना। ये रिटर्न इनवर्ड एंड ये रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल रिटर्न। चलिए सेल रिटर्न भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पॉइंट, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। ये दो टर्म्स इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, दोनों का बहुत बहुत बड़ा रिश्ता है दोनों का, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। एक ही बिल होगा। अब बिल किसको कहेंगे, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, जब भी कोई आपका ट्रांजैक्शन होगा, तब ट्रांजैक्शन जिसमें होता है तब आप एक जगह पर एक आपको डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम लोग कैश बुक बोलते हैं, है ना, कैश रिसिप्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, कैश रिसिप्ट वो हो गया आपका डॉक्यूमेंट, है ना। तो वो जो हो गया डॉक्यूमेंट जो हो गया उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब ये छोटा छोटा कैश रिसिप्ट छोटा छोटा में होता है, जैसे कि आपका क्रेडिट में जब बड़ा बड़ा सामान हमने खरीदा, फ्रिज खरीदा, कूलर खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, तब उस समय जब हम वो सामान को हम लोग क्रेडिट में लेते हैं और हम लोग बोलते हैं महीना पर या हर 6 महीना पर पैसा उसको देंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे, उसमें हो जाएगा आपका बिल, वो हो जाएगा आपका बिल, आपके नाम पर एक बिल बना है ना। बहुत
बड़ा अमाउंट का बनता है। ये छोटा छोटा इसमें कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, एक्चुअली इसमें क्रेडिट का ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, तो ये बिल से रिलेटेड होता है आपका बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल। अब देखिए, अब हम लोग इसको समझेंगे। अब बिल रिसीवेबल इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक बिल जो बना उसको हम लोग दो पार्टनर में, कस्टमर और सेलर, वेंडर जिसको हम लोग बोलेंगे, कस्टमर और वेंडर में हम लोग एक्सचेंज करते हैं। ड्रॉन बाय अ वेंडर, जो बनाया किसके द्वारा जाता है? वेंडर के द्वारा। जैसे कि आप सोच लीजिए एक वॉशिंग मशीन खरीदने गए, क्रेडिट में आपके पास पैसा नहीं है, आपने क्या किया? वॉशिंग मशीन खरीदा, लेकिन उसके अगेंस्ट में वेंडर ने क्या किया? आपसे बिल पर साइन कराया। ठीक है, वेंडर ने एक बिल बनाया जिस पर आपसे साइन कराया डॉक्यूमेंट में, है ना। तो वेंडर ऑन इट्स कस्टमर और बायर और कस्टमर से उसने साइन करा करके उस बिल को बनाया। तो इट सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ डेप्ट। ये एक डेप्ट, जो आपने, डेप्ट मतलब उधार में जो सामान लिया उसका ये एक प्रूफ बन जाता है ना। व्हेन द कस्टमर एक्सेप्ट द बिल, कस्टमर को किया, उस बिल को एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया हमने आपसे वॉशिंग मशीन खरीदा है उधारी में, तो उस बिल को आपने एक्सेप्ट कर लिया एंड सेंड इट बैक टू द वेंडर, और इसने उस सेलर को, जिसका जो किसको की दूसरा नाम वेंडर भी है, उसको आपने फिर से रिटर्न कर दिया कि इस बिल को आप अपने पास रखिए और मैं क्या करूँगा, आपको इस बिल के अगेंस्ट में हर महीना पैसा देकर जाऊँगा। इट बिकम अ बिल रिसीवेबल फॉर हिम। तो वेंडर के लिए ये बन गया बिल रिसीवेबल। एट द सेम टाइम वही सेम बिल वेंडर के लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। ओके, और यहीं पर वही सेम बिल कस्टमर के लिए बन गया बिल पेएबल। मतलब इसके ऊपर, इस बिल के ऊपर कस्टमर को पेमेंट करना पड़ेगा और वेंडर, बिल रिसीवेबल मतलब वेंडर उस पेमेंट को रिसीव करेगा। द सेम बिल विल बी कॉल्ड बिल रिसीवेबल फॉर वेंडर। वही बिल वेंडर के लिए कहलाएगा बिल रिसीवेबल, और द सेम बिल विल बी कॉल्ड बिल पेएबल फॉर द कस्टमर। वो सेम बिल आपका बिल पेएबल कहलाएगा किसके लिए? कस्टमर के लिए। ठीक है, तो चलिए, आपने वॉशिंग मशीन खरीद लिया, आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपके फादर अगर कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, कोई बड़ा सा अमाउंट इंस्टॉलमेंट में खरीदने जा रहे हैं, गाड़ी हो सकता है या मकान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब उस समय आपने अपने फादर के साथ जाइएगा और देखिएगा किस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज आपका बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड कैश के बीच। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दैट्स ऑल। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड पार्ट में हम लोग बचा हुआ जो आइटम्स है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप दिस क्लास विल यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। कोई अगर डाउट्स फिर भी अगर बच जाता है, हो सकता है कि हम और क्लियर आपको नहीं करा पाए हों, तब आप उस पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर दैट एंड आई ऑलवेज सेज दैट आई एम ऑलवेज बिसाइड यू टू हेल्प यू। ओके, दैट्स ऑल। गुड बाय।